न्यूटन की गति का नियम जो है, नया अध्याय हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का नियम। NEWTON पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, MOTION, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। ये चैप्टर का नाम होगा तुम्हारा। तो इस अध्याय को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारा इस अध्याय में दिया हुआ है टॉपिक, उसका नाम है आर्किमिडीज की भ्रामकता, अरस्तु की भ्रामकता, अरस्तु की भ्रामकता। ये जो तुमको अरस्तु के बारे में है, तो ये सभी लोगों को लगभग ऐसा ही लगता है जैसे जब किसी जमीन पर हम लोग जब कि क्षैतिज तल पर एक गेंद को लुढ़का देते हैं तो वह गेंद धीरे धीरे रुक जाती है। कोई भी चीज़ अपनी गति की अवस्था को बार बार जब हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी चीज़ अपनी गति की अवस्था को नहीं बना पाती, जब पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, उसको कहीं पर भी जा रही है तो वह धीरे धीरे रुक जाती है। और इन प्रक्षेपणों के आधार, परीक्षणों के आधार पर अरस्तु ने कहा कि कोई वस्तु अगर अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होगी, तो नहीं तो वस्तु की गति रुक जाएगी। अरस्तु ने क्या कहा कि जब कोई वस्तु हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं कि जब किसी वस्तु को हम लोग जमीन पर फेंक देते हैं, ज़मीन पर लुढ़का देते हैं, तो कुछ दूर चलने के बाद वह स्वतः रुक जाती है। तो इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर अरस्तु ने एक लॉ दिया कि किसी वस्तु की गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। तो यह नियम तो एक लगता है कि यह तो सही ही है, जो सामान्य कोई भी सोचे तो यह नियम एक बार में तो सही प्रतीत होता है। जब वस्तु रुक जाती है तो वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो फिर इसमें अरस्तु की भ्रामकता क्या, भ्रम क्या है इसमें? तो ये भ्रम का यहाँ पर स्थिति ये है कि इस ढंग से जो कि तुमको डिफाइन करना, न्यूटन गति का नियम तुमने क्लास 9 में पढ़ा, उसका कहना ऐसा नहीं होता है। वह उसका कहना होता है, तुमको शायद कुछ याद भी होगा। अरस्तु ने क्या कहा कि जब कोई वस्तु गति की में हो तो उसकी गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो यह जो बल है, यह बल तुमको उसकी गति को अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार किसी गतिमान वस्तु को अपनी गति की अवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए
एक गतिमान गेंद बिना बाहरी बल के पृथ्वी की सतह पर रुक जाती है, इसलिए इसकी गति को बनाए रखने के लिए, इसकी गति को बनाए रखने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता है, तो इसमें भ्रम की स्थिति क्या हुई जब इसकी चर्चा करते हैं? ऐसा तो लगता है कि ये सही ही प्रतीत होता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो विश्लेषण किया जा रहा है, इसमें क्या है कि जब पृथ्वी की सतह पर एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर एक विरोधी बल कार्य कर रहा है जो कि गेंद की गति का विरोध कर रहा है, और इसीलिए हमको बाहरी बल की आवश्यकता होगी। अर्थात कि अगर वह विरोधी बल नहीं होता, वह विरोधी बल के विरुद्ध हमको जो है बाहरी बल की जरूरत पड़ती है। अगर विरोधी बल नहीं होता कोई, तो हमें बाहरी बल की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये अरस्तु का भ्रम की स्थिति थी। तो इसको जो है, इसके सही विश्लेषण को ऐसा कहा जा सकता है, इसकी भ्रामकता को, यह भ्रम की स्थिति है चूंकि गेंद पर जमीन के द्वारा लगने वाला घर्षण बल उसकी गति का विरोध करती है, इसलिए गेंद की गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता है, गेंद की गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता है, अन्यथा बल की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हुआ तुम्हारा ये कि इसलिए ये भ्रम की स्थिति मानी जाएगी। तो इसको जो है न्यूटन इस भ्रम की स्थिति को दूर करने का जो पहला जो श्रेय जाता है, जो मैंने ये लाइन लिखा है, गैलीलियो को जाता है। गैलीलियो ने अपने प्रयोग में पाया, तो इसको नोट कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग गैलीलियो का जड़त्व का नियम लिखते हैं। गैलीलियो का गैलीलियो के जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व के नियम को परिभाषित किया अपने एक कुछ प्रयोग के द्वारा।
गैलीलियो का प्रयोग लिखते हैं पहले। तो ये जो अरस्तु के जो भ्रम की स्थिति थी, इसको गैलीलियो ने पहले अपने प्रयोग के द्वारा, अपने प्रयोग के कुछ ऑब्जर्वेशंस के द्वारा इस बात को क्या किया, उन्होंने परिभाषित किया कि यह जो तुमको अरस्तु का कहना है यह कि बल, किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी, यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। गैलीलियो ने आणत तल पर, आणत तल मतलब जो कि क्षैतिज से कोण बनाता है, इस तरह के तन को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये अगर थीटा एंगल है तो अगर ये तुमको बहुत चिकना हो ये तल और ये h ऊंचाई से छोड़ा जाए, इसको h ऊंचाई से छोड़ा जाए, तो दूसरे तरफ भी जो कि आणत तल पर, इसी आणत तल पर इसकी आणत तल थीटा हो, तो यहाँ भी यह इसकी जो ऊंचाई होती है वह लगभग h तक ही जाएगी। अगर एक हद तक इसे क्या रखा जाए, इसको चिकना तल रखा जाए, अगर क्या रखा जाए, चिकना आणत तल, चिकना आणत तल, ये भी तुमको हो गया, ये भी चिकना आणत तल, दोनों है चिकना, मतलब कि स्मूथ, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्मूथ, चिकना। तो अगर चिकना जितना संभव हो सके उतना आप रखिए और इस प्रयोग को दोहराइए। यहाँ से किसी गेंद को अगर छोड़ा जाए तो यह गेंद लगभग उसी ऊंचाई तक जाती है। तो इसका जहाँ तक कि ऊंचाई और दूरी अगर इसका s है, ये दूरी अगर क्या है तुमको इसको s मान लें, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा, साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय एस। ऊंचाई h हुआ और दूरी जो है वो s हो गया, तो s बराबर h बटे साइन थीटा। तो s बराबर h कोसेक थीटा। तो s जो है तुमको जैसे जैसे थीटा का मान घटता जाएगा, उनका कहना था कि जैसे जैसे थीटा का मान घटता है कोसेक थीटा का मान बढ़ता है। थीटा का मान घटने पर, थीटा का मान घटने पर कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान बढ़ता है, बढ़ता है। अतः जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो s टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब क्षैतिज तल होगा ये, अर्थात क्षैतिज तल पर वस्तु अनंत दूरी तक जाएगी, अर्थात क्षैतिज तल पर वस्तु अनंत दूरी तक जाएगी, अर्थात कि बल की किसी भी प्रकार के बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होगी। वस्तु को चलाने के लिए किसी यहाँ पर जो है तुमको किसी बाहरी बल के बिना ये क्या होगा, अनंत तक चला जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कहा, देखो फिर से इस बात को दोहराते हैं, इस प्रयोग में क्या किया गया, यहाँ पर h और s लिया गया, थीटा को बार बार कम करते गया तो देखा गया कि ये दूरी बढ़ते जाती है, जो कि यह समीकरण भी बताता है। साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, उसके बाद जैसे जैसे 90 तक जाओगे मान क्या हो जाएगा, 0 से 90 तक साइन का मान बढ़ता जाएगा। और इसलिए ये जो थीटा का मान बढ़ेगा, तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉसेक थीटा का मान घटेगा, और 0 साइन 0 होता है 0, तो साइन कॉसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा है, जैसे जैसे इसका दूरी मतलब कि h का थीटा का मान हम लोग घटाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ज़्यादा झुकाते जाएंगे, तो ये जो s का दूरी जो है तुमको बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार लिमिटिंग वैल्यू जो सीमांत मान ये होगा कि जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो s टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि इस प्रयोग के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा गैलीलियो ने
सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया, सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया, नियम प्रतिपादित किया तथा अरस्तु की भ्रम की स्थिति को, अरस्तु की भ्रम की स्थिति को दूर किया, भ्रम की स्थिति को दूर किया, जिसे न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों में प्रथम नियम के रूप में संकलित किया, प्रथम नियम के रूप में संकलित किया, प्रथम नियम के रूप में संकलित किया। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम, के नाम से ही उसे जानते हैं, जड़त्व के नियम को। तो इस जो न्यूटन के जो प्रयोग को है, न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, जिसे न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में शामिल किया और जिसको हम लोग आजकल जो है गैलीलियो के जो जड़त्व का नियम है, उसे हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अब जो है गैलीलियो, पहले हमने अरस्तु के भ्रम की स्थिति को पढ़ा कि भ्रम क्या थी, उसको गैलीलियो ने किस प्रकार से दूर किया अपने प्रयोग के निष्कर्ष के द्वारा, ये मैंने बताया। और उन्होंने जड़त्व का नियम दिया और जिसका स्टेटमेंट हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और न्यूटन ने उसके बाद और भी व्यापक रूप से न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा बल की परिभाषा भी उन्होंने दिया, फिर गति के तीसरे नियम के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया बल, इन सबों के बारे में चर्चा की। तो न्यूटन ने गति के संदर्भ में 3 जो है अलग से जो यांत्रिकी उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि मैकेनिक्स प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर हम लोग अभी भी बहुत सी गतियों का विश्लेषण करते हैं, जो कि जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी कहते हैं। न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी कही जाती है, जो कि आज भी बहुत से क्षेत्रों में काम आती है। न्यूटन के ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं, ये जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबों जैसे छोटे कणों पर अब लागू नहीं हो पाती है, लेकिन बृहत स्तर पर, जो भी बड़े स्तर पर जितने भी अणु, परमाणु, जितने बृहत स्तर पर जितने भी गेंद है या कोई भी चीज़ चल रही है, उन वस्तुओं पर क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी लागू होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी छोटे कणों जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सबों पर अब नहीं होती है। उसके लिए जो आइंस्टीन का दिया हुआ मैकेनिक्स का सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वो लागू होती है। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग का जो कोर्स है न्यूटन के गति के नियम के आधार पर ही चलता है। न्यूटन का गति के नियम अभी भी बहुत जगह पर लागू भी होते हैं। तो न्यूटन का गति का अब हम लोग नियम को पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, जैसा कि पहले से ही पढ़ा होगा भी। तो पहला नियम तो मैंने कहा कि वो तो जड़त्व का नियम है, जो कि गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिया हुआ ही है, जिसको पहली बार गैलीलियो ने सब दूर किया। गैलीलियो को ही सबसे पहली बार ये भी बताने का श्रेय जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इसका भी श्रेय, बताने का श्रेय पहली बार किसको जाता है? गैलीलियो को ही जाता है। गैलीलियो भी एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। और तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, तो न्यूटन तो सबसे जाहिर है भौतिकी के सबसे सर्वमान्य वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं न्यूटन। और न्यूटन का सभी क्षेत्रों में, प्रकाश है, ध्वनि या मैकेनिक्स तो उनका है ही, तो इनके बहुत से क्षेत्रों में, भौतिकी के बहुत से क्षेत्रों में इनका काफ़ी योगदान रहा। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट है तुमको
कोई वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। असंतुलित बल कार्य न करे, असंतुलित बल कार्य ना करे। तो कोई भी जो है तुमको अपनी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। बल कार्य अगर कर रहा हो तो उसके विरुद्ध में भी दूसरा बल हो जो कि उसको बैलेंस करे तो वो संतुलित ही हो जाएगा। तो इस यहाँ पे दो तरह का जड़त्व हो गया। एक हो गया गति का जड़त्व, जब विरामावस्था में तो विराम में ही रहना, ये विराम का जड़त्व कहलाएगा। और जब गति की अवस्था में है तो गति में रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व। तो अर्थात दो तरह का जड़त्व है कि जिस स्थिति में है कोई वस्तु उसी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा अगर उस पर कोई बल बाहरी ना काम करे। अगर विराम में है तो विराम के जड़त्व के कारण वो अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, और गति में है तो गति की अवस्था को, अपने एक समान गति की अवस्था को वह बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। असंतुलित बल का मतलब हुआ कि अगर एक बल लग रहा है किसी भी और ठीक उसके विपरीत में उतना ही बल लग रहा है तो वह बल संतुलित हो गया, तो वह असंतुलन नहीं बचा। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा ये असंतुलित न्यूटन की गति का ये प्रथम नियम कहलाया। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम का कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, इन सबों को समझते हैं। उदाहरण पहला, ये विराम का जड़त्व से संबंधित देते हैं। एक किताब टेबल पर रखा है। उस किताब पर पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के द्वारा उस किताब का भार तथा टेबल के द्वारा किताब पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करता है लेकिन दोनों का परिमाण बराबर एवं दिशा विपरीत होने के कारण बल संतुलित हो जाता है जिससे किताब अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है। अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है। विराम की अवस्था को
बनाए रखता है, बनाए रखता है। जैसे इसको चित्र से देखें, चित्र में अगर मान लेते हैं ये तुमको एक टेबल हो गया, ये टेबल पर क्या रख दिया गया, तुमको एक किताब रख दिया गया, ये बुक है, तो क्या होगा, ये किताब है, तुमको किताब का भार इधर, किताब का भार W लगेगा, किताब का भार इधर W लगा, और इसके बीच ये जो टेबल की अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब मतलब लंबत होगा, ये टेबल पर ये भी लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसका नाम R देते हैं। यह क्या है, तो टेबल की अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब इसलिए लंबत है, इसलिए इसको नाम हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया इसका। ये दोनों जो है तुमको बराबर होगा तभी तो ये किताब जो है तुमको इस टेबल पर, ये जो टेबल या किसी भी सतह पर है, तो ये क्या होगा, ये नहीं अपनी विराम की अवस्था को बनाए रख रहा है। इसका मतलब है कि R बराबर क्या होगा, W होगा, और इसीलिए ये विराम की अवस्था को बनाए रख रहा है। तो ये बल और संतुलित बल है, इसे ये भी निष्कर्ष निकलता है। अगर किसी वस्तु का या कोई गति की अवस्था में है तो उसमें कोई तुरंतपन ना हो तो वह भी क्या कहलाएगी, वह ये हुआ विराम का जड़त्व हुआ, अपने विराम के जड़त्व का एक उदाहरण हो गया ये, कि विराम में है तो विराम अवस्था में ही बनाए रखेगा। तो ये हो गया तुम्हारा विराम का एक जड़त्व का उदाहरण। दूसरा एक, जैसे कि एक हम लोग गति के बारे में देखते हैं, एक जैसे कि दूसरा उदाहरण देते हैं इस नियम को समझने के लिए। उदाहरण नंबर दूसरा देते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये जो सारे लेक्चर जो तुम प्रिपेयर किए गए हैं एनसीईआरटी बुक के आधार पर तैयार किए गए हैं। एनसीईआरटी बुक के आधार पर तुम इसकी लेक्चर को देख सकते हो, किताब से पढ़ भी सकते हो। और सारे लेक्चर जो हमारे हैं, जो भी पिछले अध्याय के जो आगे भी हैं सारे, ये पूरे सिलेबस के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के राइट ऐप पर तुमको सारे उपलब्ध हैं। उसमें तुमको लाइव क्लासेज, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में नोट्स, और तुमको जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, और पर्सनल कांटेक्ट के लिए भी नंबर दिए हुए हैं, जो कि जिस स्टूडेंट को पर्सनल मदद की ज़रूरत है वो हमसे संपर्क करके अपनी पढ़ाई को आगे कर सकता है, वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है और अपनी पढ़ाई में जहाँ दिक्कत हो रही है उसके लिए उस मदद ले सकता है। तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम सारी चीज़ को, सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन गति का नियम का दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक तुम्हारा था कि किताब पर जो भी बल लग रहा है वह दोनों जो है एक किताब का भार और टेबल के द्वारा दिया गया अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण संतुलन की अवस्था में है, और इसलिए किताब अपने विराम के जड़त्व को बनाए रख रहा है। अब एक हम लोग देते हैं उदाहरण, जब कोई बस एकाएक चलना प्रारंभ करती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, तो इसको कैसे विश्लेषण करेंगे हम लोग कि जब एक वस्तु जो है, एक आदमी जो है बस में खड़ा है, बस एकाएक रुका हुआ है और एकाएक चलना शुरू कर दे, तो वह जो व्यक्ति है वह पीछे की ओर गिरने लगता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग? तो बस में जो बड़ा खड़ा व्यक्ति है, बस के चलने के कारण उसका जो पैर है जो जमीन पर है, जमीन के द्वारा लगने वाले घर्षण बल के कारण वह पैर जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ऊपरी भाग को कोई बल नहीं लगता, तो वो अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है।
और इस प्रकार से पैर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो शरीर का ऊपर का भाग है वह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वस्तु आदमी जो है पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसमें लिख देते हैं। तो इसका कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसको फिर से देखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, फिर समझते हैं कि जब रुक झुक जाता है आदमी का पैर जो बस के संपर्क में है, जो बस के संपर्क में है घर्षण बल के द्वारा घर्षण के कारण आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अपने विराम के जड़त्व को बनाए रखने के लिए, अपने विराम के जड़त्व को बनाए रखने के लिए अपने विराम के जड़त्व को बनाए रखने के लिए पीछे झुक जाता है, पीछे झुक जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो है तुमको पीछे झुकने का कारण हो गया। तो ये किसके आधार पर डील हुआ कि फिर से इस बात को डील करें, बस में जब आदमी खड़ा है तो उसका जो पैर है वो, एक बात ध्यान रहे इसमें कि लोग सोचते हैं घर्षण बल सिर्फ, मतलब घर्षण बल जो है तुमको गति का विरोध ही सिर्फ नहीं करता, गति प्रदान भी करता। जैसे कि यहाँ कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने कह दिया कि पैर पर जो घर्षण बल है बस का, वो उसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। घर्षण जो है तुमको यह कोशिश करता है कि जब बस और पैर के बीच में, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति ना हो सके, दोनों वस्तु जो पैर और बस दोनों जो संपर्क में है वह दोनों आपेक्षिक गति ना कर सकें। तो उस गति के लिए क्या करता है, जब बस चलने लगता है तो पैर को भी वह अपने साथ लेके जाने का कोशिश करता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति ना हो। मतलब घर्षण कभी भी गति का विरोध नहीं करती है, आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ये सही लाइन होगा। तो जब पैर, बस जब आगे बढ़ने लगा तो पैर भी जब आगे उसको बढ़ाने का घर्षण कोशिश करेगा तो पैर पर घर्षण बल आगे की ओर लगेगा, बस की जिधर चल रहा है उसकी दिशा में, और वही घर्षण बल ठीक विपरीत दिशा में लगता है, किस पर, बस पर लगता है, पीछे की ओर। तो ये तुम्हारा हो गया। और घर्षण के कारण क्या हुआ कि वस्तु का जो, आदमी का जो पैर है आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आदमी का जो कि तुम्हारा जो ऊपरी भाग है वह फिर क्या होता है, विराम की अवस्था को बनाए रखना तो पीछे की ओर भागने लगता है, इसलिए वो गिरने का टेंडेंसी होगा। लेकिन फिर पृथ्वी जो कि हड्डी वगैरह है, हमारा मांसपेशी है, उससे जुड़ा हुआ है सब एक दूसरा से, तो फिर क्या कर लेता है, उसके द्वारा जो लगाए गए बल के कारण वह व्यक्ति अपने आप को फिर से संतुलित कर सकता है। और इस प्रकार से क्या हो गया, तुमको फिर उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। अगर वह नहीं गिरने से बच गया तो फिर गिरने के तो वह उसके कारण पेशी के द्वारा, मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल के द्वारा वह उसको नियंत्रित कर सकता है। तो ये तुमको विराम का जड़त्व का था। इसी का दूसरा जैसे पार्ट है, या तीसरा में ही दे दो इसको, तीसरा ही उदाहरण समझो। जब कोई बस, कोई चलती बस एकाएक रुकती है तो बस में खड़ा व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है, आगे की ओर गिरने लगता है। तो इसमें कैसे विश्लेषण करेंगे, इसमें क्या है तुम्हारा, जब बस चल रही है और एकाएक ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने के कारण क्या हुआ, पैर जो है हमारा
फिर घर्षण बल के कारण उसके साथ क्या आ जाएगा, रुकना चाहता है, उसके कारण घर्षण बल जो है, फिर जैसे बस रुकेगा तो घर्षण बल अब जो है किसको रोकने लगेगा, पैर को रोकने लगेगा। घर्षण बल का दिशा मतलब जस्ट उलट जाएगा। बस जब रुकने लगेगा तो घर्षण बल हमारे पैर को अब रोकना शुरू कर देगा। घर्षण बल तुरंत अपना नेचर चेंज करता है, दिशा चेंज करता है। तो घर्षण बल किसको रोकेगा, घर्षण बल हमारे पैर को क्या करता है, रोकता है, जिससे कि पैर रुकना चाहता है लेकिन ऊपरी भाग अपनी गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था को बनाए रखता है, जिससे कि वह आगे की ओर झुक जाता है। घर्षण बल के कारण आदमी का पैर बस के संपर्क में रहने के कारण रुकने लगता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसलिए ब्रेक लगने पर आदमी आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सब तुमको गति के नियम का विश्लेषण हुआ। और तुमको जैसे कि कोई रोड पर चल रहा है, कोई गाड़ी, कोई बस चल रहा है, तो बस को बल लगाना पड़ता है, क्योंकि बस पर इतना बल लगाना पड़ता है, बस के द्वारा जो लगने वाला जो कि बस पर जो बल होता है, बस पे द्वारा जो कि जमीन के द्वारा जो बल लगाया जाता है बस पर, वह क्या करता है, उसको आगे की ओर गति प्रदान करता है, जिससे कि वह चल सके। तो हम लोग घर्षण बल में भी इस सब की चर्चा करेंगे। घर्षण बल कैसे तुमको, तो एक बात ये तुमको समझ में आएगा, जब बस पे रुक रहा था तो भी घर्षण ने उसे रोका, जब वस्तु आज पैर रुका हुआ है तो उसने चलाने में भी घर्षण ने मदद की। तो इस प्रकार घर्षण बल अपनी दिशा को, तो वो क्या करता है, दोनों की टेंडेंसी को फर्क समझो फिर से। जब मैंने एक बात कहा कि घर्षण क्या करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, कि दोनों चीज जो कि संपर्क में है वह एक दूसरे के तुलना में, एक दूसरे के आपेक्षिक में गति प्रदान ना हो सके, तो इसके लिए वह अपना प्रयास करता है। जैसे कि जब बस चलने लगा, बस को अपना एक जो भी मैकेनिज्म है उसका चलने का, अगर बस जब आगे बढ़ा तो पैर को जो है, पैर और जो कि बस जो संपर्क में है उसके बीच जो घर्षण बल है वह पैर को आगे बढ़ा करके चलाने का कोशिश करता है। तो घर्षण बल उसमें आगे की ओर काम करता है पैर पर, और इसलिए जो है, और ऊपर का भाग क्या रहता है, विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए वो अपना फिर क्या हो जाएगा, वो पीछे गिर जाएगा। लेकिन जब ब्रेक लगता है तो बस रुकने लगा, तो अब जो घर्षण है, पैर लेकिन आगे जाना चाहेगा तो पैर पर घर्षण बल विरोध करेगा, पीछे की ओर लगेगा, और उसको क्या करेगा, वह रोकेगा, धीरे धीरे उसको पैर को रोक लेगा। लेकिन ऊपर का भाग तो क्या होगा, अभी भी बाहर की ओर ही जाना चाहेगा, आगे की ओर बढ़ना चाहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, वह आगे की ओर झुक जाता है। तो ये तुम्हारा इसका विश्लेषण था। घर्षण बल का हम लोग चर्चा इस अध्याय में और भी करेंगे आगे जो कि आने वाले टॉपिक्स में। तो ये तुम्हारा कुछ उदाहरण हुआ, तुम्हारा क्या कहते हैं, गति का। और तुम्हारे पास एक 5.1 जो अध्याय का जो पहला उदाहरण है उसमें जो है 5.1 उदाहरण है तुमको, जिसमें कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्पेसशिप से, एक अंतरिक्ष यान से कोई अंतरिक्ष यात्री, उदाहरण 5.1 दिया हुआ है, इसके बाद उदाहरण 5.1, एक अंतरिक्ष यान से कोई व्यक्ति क्या है तुमको एकाएक बाहर की ओर चला जाता है, फेंका जाता है,
और अंतरिक्ष यान का उसमें त्वरण है, अंतरिक्ष यान का त्वरण है, अंतरिक्ष यान का त्वरण, कितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अंतरिक्ष यान का त्वरण है 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जब अंतरिक्ष यात्री बाहर जाएगा तो उसका त्वरण क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री जब बाहर जाएगा, बाहर फेंकाएगा, उससे गलती दुर्घटनावश, कोई एक क्वेश्चन है कि तुमको एक अंतरिक्ष यान में अभी 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रहा है, चल रहा है, और बाहर अंतरिक्ष यात्री बाहर फेंका गया। अंतरिक्ष यात्री कहाँ निकल गया? उसी अंतरिक्ष यान से दुर्घटनावश अंतरिक्ष यात्री जो है उसका बाहर फेंका गया, अंतरिक्ष यात्री बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर जब निकल जाएगा तो उसका त्वरण क्या होगा? तो देखो, बाहरी, कभी भी त्वरण उत्पन्न करने के लिए बाहरी बल चाहिए हमको, बल के बिना त्वरण नहीं होगा। तो जब वह आदमी बाहर निकलेगा तो वहां पर कोई बल नहीं होगा, घर्षण या किसी भी चीज का, कि वह उसके त्वरण को क्या रख सके, कोई बल नहीं जो उसको त्वरण लगा सके। तो बाहर निकलते ही आदमी का त्वरण क्या आ जाएगा? आदमी का, अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या हो गया? अंतरिक्ष यात्री का त्वरण शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री का त्वरण तत्काल जैसे ही बाहर फेंकाएगा त्वरण बराबर शून्य हो जाएगा वो। और यान अपना जो है, यान में अपना मशीन होगा, रॉकेट है, जिसके कारण कि वो अपनी गति को बनाए रखेगा, वो अपना मेंटेन किए हुए। लेकिन आदमी के पास कोई वहां पर दूसरा कुछ भी नहीं होगा बाहरी कारण जो कि उसके गति दे, त्वरण दे सके, तो वह उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन वह अपने अंतरिक्ष यान अगर त्वरण तो नहीं, लेकिन जिसमें फेंकाया है ये, जैसे इस यान से जिस समय अगर यान का वेग भी था, तो आदमी जो यहाँ पे फेंकाया है, तो आदमी भी इसी दिशा में, आदमी अंतरिक्ष यात्री भी इस दिशा में भी वेग से ही चलेगा। लेकिन इसको त्वरण है तो ये तो अपना वेग बढ़ाते जाएगा, अंतरिक्ष यान अपना त्वरण बढ़ाते जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को इस दिशा में क्या मिलेगा? इस दिशा में इतना वेग, सेम वेग में रहेगा, जो कि जिस समय वो फेंकाया वो वेग उसको प्राप्त हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। क्योंकि उस वेग को रोकने के लिए बल चाहिए और कोई बल नहीं है, तो वेग जो उसको मिला हुआ है उस वेग से वह आगे बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे कि हम क्या कहें, किसी एक ट्रेन अगर चल रही है एक समान वेग से और एक सिक्का को हमने ऊपर उछाला, तो वह जितना वेग से हम चल रहे हैं क्षैतिज में ट्रेन के साथ, उतना ही वेग से सिक्का को भी आगे की ओर गति मिलता है। क्योंकि कोई बाहरी बल नहीं लगा जो कि सिक्का के इस वेग का, जो सिक्का मेरे पॉकेट में, तो वो भी जैसे हम ट्रेन में चल रहे हैं तो सिक्का भी चल रहा है, तो उस सिक्का को कोई बाहरी बल नहीं लगा जो कि तुमको क्या करेगा, उस सिक्का जब हवा में भी है तो वह जो क्षैतिज जो वेग है उसका, जो कि वह बरकरार रहेगा। उसके अलावा उदग्र में उसको आपने कुछ वेग दिया तो वह उदग्र में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी उसमें त्वरण नीचे की ओर लगेगा, जिससे कारण उसका वेग शून्य होगा, फिर नीचे गिरेगा। लेकिन वह जो है सिक्का कहां पर जाएगा, गिरेगा, तो उसमें क्षैतिज में जितना वेग मेरा है, अगर ट्रेन का स्पीड इस दौरान ना बदले तो वह मेरे हाथ में ही गिरेगा कभी भी, क्योंकि वह क्षैतिज में हमेशा वेग क्या रहेगा, उसका जितना वेग जिसमें फेंका गया वह वेग उसको क्षैतिज में प्राप्त ही रहता है। कोई बाहरी बल नहीं कार्य किया जो कि उसके बल का विरोध कर सके। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्षैतिज में उसका जो बाहरी बल नहीं, क्षैतिज में जो उसका वेग है कॉइन का, वो हमेशा उसके पास मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई बल उसका विरोध, अगर घर्षण को ना माने हवा के, तो वह हमारे साथ ही चलेगा। और इस दौरान खाली ये होना चाहिए कि रेलगाड़ी या ट्रेन, जिस ट्रेन में आप चल रहे हैं, उसका वेग अपरिवर्तित रहे, वेग में परिवर्तन ना हो। अगर वेग में परिवर्तन, वेग अगर बढ़ गया ट्रेन का, तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे सिक्का का, लेकिन वेग तो क्या रहेगा, सिक्का का वेग तो जो पहले उस समय जब फेंका गया उस समय का वेग उसके पास होगा। लेकिन मेरी वेग अगर बढ़ जाएगी तो सिक्का पीछे गिरेगा। और अगर ट्रेन में ब्रेक लग गया तो सिक्का, हम पीछे जाएंगे, लेकिन सिक्का को तो पहले वाला वेग मिला, जो पहले ज्यादा वेग था, तो वो सिक्का हमसे आगे गिरेगा। लेकिन अगर त्वरण ना हो तो उस स्थिति में वो सिक्का हमारे हाथ में ही फिर से आएगा। तो ये बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिक्का को अपने विराम गति के जड़त्व के अपनी स्थिति को बनाए रखेगा वो, और इसलिए वह जो है तुमको जैसे जैसे क्षैतिज में चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा, उस पर कोई बाहरी बल, घर्षण बल, हवा का ना माने, तो वो हमारे हाथ में ही वो आकर के गिरेगा। तो यह भी विराम के जड़त्व का एक उदाहरण हुआ। इस तरह से अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो क्या इसमें प्रश्न क्या था, एक सिक्का को हमने एक समान गति से चलते रेलगाड़ी में हमने ऊपर की ओर फेंका, तो वह सिक्का कहाँ गिरेगा, वह हमारे हाथ में गिरेगा। चूंकि सिक्का के द्वारा जो क्षैतिज दिशा में जो वेग है वह ट्रेन के वेग का समान रहेगा, और इसलिए वह हमारे जब भी ऊपर उदग्र गति में जब भी ऊपर नीचे जितना समय भी लगे वह हमारे हाथ में ही आके गिरेगा।
तो ये तुम्हारा हो गया, कुछ विश्लेषण हो गया। तो इसी के साथ इसको जो है तो न्यूटन का गति का नियम का जो प्रथम नियम का कुछ एक उदाहरण था 5.1, इसको भी मैंने बता दिया कि त्वरण तो तुमको लगने के लिए बल चाहिए, त्वरण नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो गति जो उसमें वेग है वह उस बस आदमी को जरूर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस गति को गति का जड़त्व के कारण वह उसको बनाए रखेगा। और अंतरिक्ष यान का अगर त्वरण अलग से है, त्वरण के लिए रॉकेट चाहिए, मशीन चाहिए, वो उसको त्वरण दे सकता है, जो कि आदमी के पास नहीं होगा, तो आदमी को तुरंत नहीं मिलेगा जो अंतरिक्ष यात्री है, लेकिन वह इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, तुमको अलग हो जाएगा। लेकिन अगर एक समान वेग से चलता रॉकेट तो वह उसके साथ ही पैरेलल चलते रहता, वह एक समान वेग से चलता तो वह क्षैतिज दिशा में, दोनों दिशा अगर इधर चल रहा है, इधर फेंका भी जाएगा तो इधर तुमको हमेशा दोनों, इधर फेंकाएगा तो इधर दूर जाता जाएगा, बट वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलता जाएगा। जैसे कभी मैंने कहा सिक्का का बात, उसी टाइप का बात वहां भी होगा। तो अब है तुमको गति का दूसरा नियम पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, इसका नाम है संवेग। मोमेंटम इसका इंग्लिश है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है, उस वस्तु का संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग भी है, एवं उसका वेग भी है, तो उस वस्तु का संवेग P बराबर एम वी वेक्टर, P बराबर एम वी वेक्टर, यही होता है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग तो से पता चला जो कि जिसकी दिशा किधर होगी, वो वेग की दिशा में होगी। और एक सदिश राशि जिसे परिभाषित किया, संवेग कैसा राशि हो गया, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। तो इसका जहाँ तक कि बीमा की बात करें, इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुना वेग का मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी और वेग का कि मीटर प्रति सेकेंड, और संवेग की बीमा, संवेग की बीमा क्या हो जाएगा तुमको ये, तो संवेग का बीमा हो जाएगा m LT -1, वेग की बीमा LT -1 और द्रव्यमान का m, तो MLT -1। तो ये हो गया एक नया भौतिक राशि हमने परिभाषित किया जिसको हम लोग संवेग कहते हैं। तो द्वितीय नियम में है, द्वितीय नियम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो द्वितीय नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमको बल की परिभाषा मिलेगी। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम को देखते हैं हम लोग, इसको संवेग का लिख सकते हो, संवेग को नोट करो। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो न्यूटन गति का तुमको जो है सेकेंड नियम है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम के लिए अलग से वीडियो बना देते हैं, इसको इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अलग से इसका लेक्चर बना देते हैं। इसका न्यूटन का प्रथम नियम संवेग तक कर लिया तुमने, और इसमें जो कि तुमको कुछ चाहो तो किताब से भी पढ़ सकते हो या वीडियो लेक्चर फिर से रिपीट करके देखो, जहाँ समझने में दिक्कत हो। राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।